बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रहस्य रोमांच से भरे सिंधु घाटी सभ्यता की दास्तान के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है। इंग्लैंड ने 19वीं शताब्दी में अपने उस वक्त के उपनिवेश भारत में कराची से लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाने का काम जॉन और विलियम ब्रंटन नाम के दो भाइयों के हवाले किया। अपने इसी काम के दौरान की गई खुदाई में उन्हें एक ऐसी महान संस्कृति का पता चला जो इस उपमहाद्वीप में 2000 ईस्वी पूर्व तरक्की कर रही थी। दोनों भाइयों के तजुर्बेकार इंजीनियर होने के बावजूद सिंधु घाटी की रेतीली और कछारी मिट्टी पर रेल की पटरी को बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो इस सोच में पड़ गए कि इस काम के लिए कंकड़ रोड़ी कहाँ से लाए। इसी दरमियान जॉन को बर्मीनाबाद नामक रेल मार्ग के करीब एक पुराने शहर के मिलने की जानकारी मिली। जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस शहर के मकान वगैरह अच्छी तरह पकाई गई सख्त ईंटों से बने हुए थे। इसी जानकारी से उसे ये बात समझ आ गई कि वहाँ कंकड़ रोड़ी के लिए कोई खदान ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए जॉन ने बर्मीनाबाद को ही अपने काम के लिए पसंद किया। जॉन का भाई विलियम उसी समय उत्तर में प्रागैतिहासिक शहर हड़प्पा में कंकड़ रोड़ी हासिल करने की कोशिश में लगा था। उस जगह पर मजदूरों को खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें हासिल हुई जिनमें कुछ मुद्राएं भी थी। जनरल सर अलेक्जेंडर कनिगम नाम के पुरातत्ववेत्ता ने जब सन 1856 में हड़प्पा का दौरा किया, इनमें से एक मुद्रा की तरफ उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उस मुद्रा पर एक बैल की आकृति खुदी हुई थी और एक ऐसी लिपि लिखी हुई थी जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी थी। जनरल अलेक्जेंडर ने उस मुद्रा को अपने पास रख लिया और जब सन 1872 में उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बना दिया गया तो उन्होंने अपनी इस खोज को प्रकाशित करवाया, लेकिन किसी ने भी उनकी इस खोज की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। 1920 तक ये मुद्राएं यूं ही पड़ी रहीं। फिर बाद में जब सर जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने तब उन्होंने जनरल कनिगम के द्वारा दी गई मुद्रा और हड़प्पा में प्राप्त अन्य मुद्राओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन मुद्राओं में उन्हें अनोखी समानता मिली। जनरल कनिगम का ये मानना था कि हड़प्पा में एक सभ्यता हुआ करती थी। इस विश्वास की सत्यता की जांच के लिए सर मार्शल ने एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता राय बहादुर दयाराम साहनी को खुदाई के काम के लिए हड़प्पा भेजा। राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई खोजों के द्वारा मार्शल के इस विश्वास की पुष्टि हो गई कि सिकंदर द्वारा 327 ईस्वी पूर्व में इस उपमहाद्वीप पर किए गए हमले से भी पहले सिंधु घाटी में वास्तव में एक सभ्यता विकसित हुई थी। 2 सालों के बाद सन 1922 में मार्शल ने एक अन्य पुरातत्ववेत्ता को हड़प्पा से 350 मील दक्षिण में मोहनजोदड़ो भेजा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम कई सालों तक चलता रहा। खुदाई में मिले सामानों में से ये बात साबित हो गई कि दोनों शहरों के अवशेषों में जबरदस्त समानता है। इस समानता से इस बात का संकेत मिला कि ये कभी ऐसी सभ्यता भी हुआ करती थी जो इस उपमहाद्वीप के इतिहास में दिए गए अब तक के विवरण से अलग थी। एक अनुमान के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई और 1500 ईस्वी पूर्व तक लुप्त हो गई। इस सभ्यता के पतन के कारणों से हम अभी भी अनजान हैं। कुछ संकेतों जैसे गर्मी में यहाँ का तापमान का बहुत ज़्यादा हो जाना, गर्मी की वजह से सिंधु नदी का सूख जाना और अपना रास्ता बदल लेना इस तरफ इशारा करता है कि ये सभ्यता कहीं और विकसित हुई। पर इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नाम के स्थान पर ही विकसित हुई थी, क्योंकि यह स्थान पकाई गई ईंटों से बने हुए हैं
और इन ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत महसूस की गई होगी। तो इससे ये बात साफ है कि यहाँ हरे भरे जंगल रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा में मिले मुद्राओं से हमें ये मालूम होता है कि ये लोग भालू, बंदर, गैंडे, हिरन, तोते, गिलहरी आदि जानवरों को पहचानते थे। इन दो मुख्य नगरों के अलावा 100 और ऐसे ही अन्य स्थान खोजे गए हैं। इनमें से ज़्यादातर नगर अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के निवासी बहुत अच्छे नियोजक थे। उनके नगर कुशलतापूर्वक नियोजित थे। ज़्यादा बड़े नगरों और कस्बों को ज़िलों में बांट दिया गया था। हर ज़िले में किसी खास व्यवसाय को करने वाले कारीगरों का एक खास समुदाय रहता था। वर्तमान की तरह इस सभ्यता में भी नगरों और कस्बों को बनाने से पहले उनके निर्माण की एक योजना तैयार की जाती थी। मकान काफ़ी बड़े होते थे और उनमें एक मुख्य आंगन होता था, लेकिन सड़क की ओर खुलने वाली खिड़कियां और दरवाजे नहीं होते थे। इनके स्थान पर घरों की खिड़कियां और दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मकान में एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई जाती थी जो संभवतः चौकीदार के लिए होती थी। यहाँ किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं मिल पाया है। वहाँ से प्राप्त चित्रों को देखकर, जिनमें वे लोग पालथी मारकर जमीन पर बैठे हुए हैं, हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि वे लोग फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों के नियोजन में प्रायः काफ़ी समानता है। कुछ मकान ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल अलग तरह से बनाया गया था। इन भवनों में एक विशाल स्नानागार तथा अनाज रखने का एक गोदाम खास तौर से देखने लायक है। स्नानागार को एक आयताकार तालाब की शक्ल में बनाया गया था। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार को भरने और खाली करने की व्यवस्था है। इसका तल बहुत सावधानीपूर्वक पक्की ईंटों से बनाया गया है। ये ईंटें बिटुमेन की एक परत से ढकी हुई हैं और फिर इस परत पर और ईंटें लगी हुई हैं। सिंधु घाटी के निवासी उस विशाल स्नानागार में जल जमा करते थे। इसके चारों ओर उन्होंने बहुत से नहाने के कमरे बनाए हुए थे। ये सभी स्नानागार बहुत कुशलतापूर्वक एक मुख्य नाली से जुड़े हुए थे। पुरातत्ववेत्ताओं की धारणा थी कि इन स्नानागारों का संबंध सिर्फ नहाने से न होकर किसी धार्मिक अनुष्ठान और परंपरा से भी रहा होगा। इन नगरों में धार्मिक स्मारक नहीं थे। नगरों की खुदाई में किसी भी धार्मिक स्थल के अवशेष नहीं मिले हैं। फिर भी पुरातत्ववेत्ताओं ने यह मान लिया है कि निश्चित तौर पर ऐसा कोई भवन रहा होगा जो धार्मिक स्थल के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का जीवन कठोर था, जिसमें ललित कलाओं के बजाय व्यवसाय और मेहनत करने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। हालांकि उस समय की मुद्राएं अमूल्य रत्न और कांसे के जेवरात अनोखे कारीगरी का उदाहरण भी पेश करते हैं। इस सभ्यता में अस्त्रों शस्त्रों की कमी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लड़ाई झगड़े में उन लोगों की कोई रुचि नहीं थी। सिंधु घाटी के रहने वाले लोगों के शरीर और चेहरे की बनावट का अंदाज़ा वहाँ से मिले मूर्तियों और मुद्राओं में बनी तस्वीरों के आधार पर लगाया जा सकता है। ज़्यादातर जगहों पर पुरुषों को अर्धनग्न अवस्था में दर्शाया गया है, वहीं स्त्री प्रतिमाएं हीरो जवाहरातों से सजी हुई हैं और उनके बाल भी ढंग से सजे संवरे हुए हैं। इन स्त्री प्रतिमाओं के बारे में हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। ये प्रतिमाएं या तो किन्हीं देवियों की हैं या फिर नर्तकियों की। सिंधु घाटी में मुद्राएं इतनी ज़्यादा संख्या में मिली हैं कि ऐसा मालूम होता है कि संभवतः हर परिवार की अपनी अलग मुद्रा थी। केवल मोहनजोदड़ो में ही सेल खड़ी से बने लगभग 1200 मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार हैं। प्रत्येक मुद्रा पर किसी एक पशु की आकृति बनी हुई है तथा कुछ लिखा हुआ भी है। यह पशु प्रायः बैल होता था। कुछ मुद्राओं पर आसन की मुद्रा में बैठे हुए एक सिंहधारी पुरुष को दिखाया गया है। इन मुद्राओं पर लिखित भाषा को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है।
और न ही इनके बारे में कोई संकेत मिल सके हैं। हाँ, इन मुद्राओं के माध्यम से एक पहेली जरूर हल हो गई है। हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी और उर के बीच व्यापार हुआ करता था, क्योंकि उर में सिंधु घाटी की मुद्राएं पाई गई हैं। इसी तरह मोहनजोदड़ो में बेबीलोन के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बेबीलोन और सिंधु घाटी के बीच व्यापारिक संबंध थे। इस सभ्यता के विनाश के कारणों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की राय भी अलग अलग है। अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि बाढ़ से इस सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ का मत है कि आर्यों का आक्रमण, और कुछ का मत है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि इस सभ्यता के पतन का कारण है। मोहनजोदड़ो में मिले साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि उसके पतन की कहानी बहुत ही दुखद और दिल को दहला देने वाली है। साक्ष्यों से ऐसा महसूस होता है कि इसके नगरों पर पहले हमला किया गया और फिर उन्हें जला दिया गया। बहुत सारे मर्दों, औरतों और बच्चों को घरों तथा सड़कों पर मार डाला गया। एक सड़क पर 9 अस्थि पंजर मिले हैं, जिनमें 5 बच्चों के हैं। कई जगहों पर सीढ़ियों पर अनेक लोग मरे हुए मिले हैं, जिनके सर पीछे की ओर लुढ़के हुए हैं। शायद वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग रहे होंगे और तभी उन्हें मार डाला गया होगा। इन सब से इस विश्वास को मजबूती मिलती है कि आर्यों ने सिंधु घाटी पर हमला किया था। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई और 1500 ईस्वी पूर्व में नष्ट हो गई। हालांकि रेडियोकार्बन 14 जैसी नई वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। बाकी दूसरी सभी बातों पर कयास ही लगाया जा सकता है, जब तक कि हम उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब ना हो जाएं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।